डियर स्टूडेंट्स, आज हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और सेकंड चैप्टर का टाइटल है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ये टॉपिक आप क्लास 9th ऑनवर्ड्स पढ़ते आ रहे हैं और बायोलॉजी के लिहाज से देखें तो ये बायोलॉजी का बेस है। सारी बायोलॉजी इसी चैप्टर पर बेस्ड है। तो हम इस चैप्टर को आज इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं और ये बताने जा रहे हैं कि कैसे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का सिस्टम आरंभ हुआ। यू नो दैट सिंस द dawn of the civilization there have been many attempts to classify the organisms not using the scientific criteria but was only need based, and Aristotle was the first to attempt scientific basis of classification. अगर हम सीधी सी बात करें तो स्टार्टिंग में क्या हुआ, जब से सिविलाइजेशन आरंभ हुई है, स्टार्ट हुई है, तो ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने की अटेम्प्ट्स स्टार्ट हो चुकी है। अब क्या अटेम्प्ट्स थी? नीड बेस्ड। नीड बेस्ड का मतलब क्या है कि अपनी जरूरत के हिसाब से ऑर्गेनिजम्स को क्या कर रहे थे? क्लासिफाई कर रहे थे। और उस समय कोई भी साइंटिफिक क्राइटेरिया अवेलेबल नहीं था, इसलिए वो अपनी जरूरतों के हिसाब से क्लासिफाई कर रहे थे। कैसे? जैसे फूड देने वाले ऑर्गेनिज्म या ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनसे हम अपने शेल्टर बनाने में कुछ मदद कर सकते हैं या जिनसे हम कपड़ा प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है पेड़ों की छाल यूज करते थे। तो जरूरत के हिसाब से कि ये जो ऑर्गेनिज्म है ये खाने के काम आ सकते हैं, इन कपड़ों या इन पौधों से हम अपना शेल्टर बना सकते हैं। और जैसे किसी की जो स्किन होती है, एनिमल स्किन या बार्क ऑफ द ट्री, उसको एज ए क्लोथ यूज किया जा सकता है। तो उसके बेसिस पे उनको क्लासिफाई करने की कोशिश की गई सबसे पहले। तो पहला जो वर्गीकरण था वो उपयोगिता या आप कह सकते हैं कि जरूरत के हिसाब से था। उसके बाद आपको पता है कि फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है? फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है अरिस्टोटल को। तो अरिस्टोटल पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अटेम्प्ट की साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। ही वाज द फर्स्ट टू क्लासिफाई ऑर्गेनिज्म बाय सम साइंटिफिक मेथड। तो अरिस्टोटल ने क्या किया? अरिस्टोटल ने सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स लिए। अब फिर से मैं आपको एक और बात बताने जा रहा हूं जो पहले बता चुके हैं कि मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स क्या होते हैं, जिनको एक्सटर्नल अपीयरेंस भी कहते हैं, बाहरी जो लक्षण कहते हैं, वो सेलेक्ट किए और उसके बेसिस पर अरिस्टोटल ने क्लासिफिकेशन का एक साइंटिफिक सिस्टम दिया। और उसने क्या किया? ये सिस्टम यूज किया प्लांट्स के लिए पहले। तो उसने प्लांट्स को कैसे क्लासिफाई किया? 3 टाइप के प्लांट्स, एक हर्ब्स, देन श्रब्स एंड ट्रीज। मतलब उसने बोला कि 3 तरह के पौधे होते हैं, या तो वो शाक होते हैं, मतलब हर्ब्स होते हैं जिनके सॉफ्ट स्टेम होती है और बहुत छोटे होते हैं, या वो श्रब्स होते हैं मतलब बुशी झाड़ी टाइप होते हैं, या बहुत बड़े बड़े ब्रिक्स होते हैं। तो 3 तरह के कैटेगरी में, 3 तरह के ग्रुप्स में प्लांट्स को रखा। कौन कौन से? हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। तो इसके बाद उसने क्या किया? एनिमल्स को भी क्लासिफाई किया। अब एनिमल्स को कैसे क्लासिफाई किया, कैसे उनको डिवाइड किया? एनिमल के 2 ग्रुप बनाए। कौन से 2 ग्रुप बनाए? एक ग्रुप हैविंग रेड ब्लड, और जो दूसरा ग्रुप था उसमें कैसा था? दोज दैट डिड नॉट हैव, हु लैक रेड ब्लड, मतलब लाल खून वाले और बिना लाल खून वाले। अब ये आप आगे पढ़ेंगे कि और कौन सा कलर हो सकता है।
या उसको खून बोलते भी है या नहीं बोलते हैं, ये चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन जो सबसे पहली साइंटिफिक क्लासिफिकेशन का सिस्टम था अरिस्टोटल का, बहुत सिंपल, उसमें प्लांट्स को क्लासिफाई किया हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज में, और एनिमल्स को ऐसे कि रेड ब्लड एंड देन you can say those who do not possess this red blood or they have the blood of other color. अब इसके बाद नेक्स्ट जो सिस्टम चल पड़ा, क्योंकि ये एक साइंटिफिक बेस था। अब धीरे धीरे अगर हम लिनियस के टाइम की बात करें, आपको पता है लिनियस बहुत फेमस साइंटिस्ट हैं, और आपने बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर की बात की तो वहाँ कैरोलस लिनियस की बात की, यहाँ भी हम लिनियस की बात करेंगे। तो लिनियस टाइम, during the time of Linnaeus, what happened? Two kingdom system of classification was given. Two kingdom system of classification was given. तो कौन से दो किंगडम बनाए? एक किंगडम प्लांटी और दूसरा किंगडम एनिमिलिया। तो मतलब अब पूरे भी जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे उनको डिवाइड कर दिया दो ग्रुप्स में। अब दो ग्रुप्स कौन कौन से? कुछ को प्लांट्स बोल दिया और कुछ को क्या कर दिया? एनिमल्स बोल दिया। मतलब प्लांटी में आ जाएंगे ऑल प्लांट्स और एनिमलिया में आ जाएंगे एनिमल्स। अब ये सिस्टम काफी टाइम तक चला रहा कि दो ही ग्रुप होंगे, प्लांट्स और एनिमल, मतलब दो ही किंगडम होंगे, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमलिया। लेकिन इस सिस्टम की एक प्रॉब्लम थी। सबसे पहली प्रॉब्लम, इस सिस्टम में प्रोकैरियोट्स, इसकी क्या लिमिटेशंस थी, क्या शॉर्टकमिंग्स थी, वो मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूं। एक तो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बीच में कोई डिस्टिंक्शन नहीं की गई। मतलब क्या हुआ कि अगर उनमें प्लांट्स वाले लक्षण हैं तो उनको प्लांटी में रखा गया, और अगर एनिमल वाले हैं तो एनिमल किंगडम में रखा गया। लेकिन ये इस चीज का इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया कि क्या उनका सेल स्ट्रक्चर प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है। ये भी हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है, प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं और यूकैरियोट्स क्या होते हैं। हालांकि एक बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ बायोलॉजी के बारे में हम डिस्कस करेंगे, उसमें ये चीज़ें आपके लिए क्लियर कर दी जाएगी। तो प्रोकैरियोट्स वैसे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी सेल में न्यूक्लियस नहीं होता, केंद्रक नहीं होता, मतलब केंद्रक वेल डिफाइंड नहीं होता। जो न्यूक्लियस होता है वो इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोइड होता है। द जेनेटिक मटेरियल इज फाउंड नेग्ड इन द साइटोप्लाज्म। तो उनमें नगन जो आनुवंशिक पदार्थ होता है, यूकैरियोट्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, केंद्रक जो होता है, केंद्र की झिल्ली होती है उसके बाद। लेकिन इसकी डिस्कशन हम बाद में करेंगे। तो क्या प्रॉब्लम थी कि वो सबसे पहली बात कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बीच में कोई डिफरेंशिएशन नहीं की गई। दूसरा, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बीच में भी कोई डिफरेंशिएशन नहीं रही। मतलब क्या किया, जब ग्रुपिंग की तो इस चीज का ध्यान नहीं दिया कि यूनिसेलुलर का अलग बनाया जाए, यूनिसेलुलर प्लांट्स को अलग रखा जाए, यूनिसेलुलर एनिमल्स को अलग रखा जाए, या इस कंसेप्ट के बेसिस पे। तो मतलब सेल के नंबर पे भी कोई इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया। एक और प्रॉब्लम थी इसकी कि जो फोटोसिंथेटिक थे, फोटोसिंथेटिक का मतलब होता है जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। फोटोसिंथेटिक में आते हैं एल्गी, और इसमें जो नॉन फोटोसिंथेटिक थे, जो फोटोसिंथेसिस नहीं करते थे, वो भी साथ साथ रख दिए। तो नॉन फोटोसिंथेटिक में फंजाई आती है। तो एक तो ये तीन बेसिक प्रॉब्लम्स थी, और इन प्रॉब्लम्स की वजह से ये इतना ज्यादा कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि कुछ एक ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जो ना प्लांट्स में आते थे ना ऑर्गेनिज्म में आते थे। इसलिए टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन थोड़े टाइम के बाद क्या हो गया, ये खत्म हो गया, और उसकी जगह एक नया सिस्टम आया क्लासिफिकेशन का, एंड दैट इज फाइव किंगडम्स सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन।
अभी जो 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया, ये दिया गया R.H. व्हिटेकर के द्वारा। R.H. व्हिटेकर, और इसमें कुल कितने किंगडम लिए? 5। और वो 5 कौन कौन से किंगडम थे? सबसे पहले मोनेरा। देखो अभी तक आप देख रहे हैं कि हमारे पास 2 ही नाम आए, एक किंगडम प्लेंटी और एक किंगडम एनिमिलिया, लेकिन अब मैं आपको टोटल 5 किंगडम्स की बात बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहला किंगडम आ गया मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, थर्ड वन इज फंजाई, एंड फोर्थ वन इज प्लांटी, एंड द लास्ट इज एनिमिलिया। तो ऑर्गेनिजम्स को कुल कितने ग्रुप्स में बांटा गया, कितने किंगडम में बांटा गया? 5 जगत या 5 किंगडम में बांटा गया। और वो कौन कौन से थे? वो थे किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमिलिया। अब इसको याद रखने का आसान तरीका है कि जैसे हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, मार्स, आपको होता है कि मार्स होता है मंगल, मार्स पर फूल पत्ते आनंद दे सकते थे। अगर मार्स पर फूल और पत्ते होते ही मतलब पौधे होते तो कितना आनंद दे सकते थे। तो कैसे हम इसको याद रखेंगे? मार्स मतलब मोनेरा, पर मतलब प्रोटिस्टा, फूल मतलब फंजाई, पत्ते मतलब प्लांट्स, और एनिमिलिया आनंद दे सकते थे। तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते थे, एक आसान जैसी ट्रिक है, क्योंकि आपको सीक्वेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने हमेशा स्टार्ट करेंगे मोनेरा से और लास्ट में हम पहुंचेंगे एनिमिलिया तक। तो अब लास्टली आज के लिए इतना ही हम करेंगे। तो मैं थोड़ा सा रिवाइज कर लूं, लेकिन फिर हम डिस्कस करेंगे 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कि उसने क्या क्राइटेरिया लिए थे और किस तरह से ऑर्गेनिज्म को 5 ग्रुप्स 5 किंगडम में क्लासिफाई किया था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है वो स्टार्टिंग में नीड बेस्ड हुई, फूड, शेल्टर और क्लोथिंग के बेसिस पे हमने ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया। उसके बाद क्या हुआ, अरिस्टोटल पहले ऐसे साइंटिस्ट बने जिन्होंने ट्राई किया साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफाइंग द ऑर्गेनिजम्स, और उन्होंने प्लांट्स को क्या किया, 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज में, और एनिमल्स को 2 ग्रुप में क्लासिफाई किया, ऐसे एनिमल्स हैविंग रेड ब्लड एंड द एनिमल्स हैविंग नो रेड ब्लड. Now there was there was progress in this system of classification, and during the time of Linnaeus 2 kingdom system of classification was given. और वो 2 किंगडम कौन कौन से थे? वन वाज प्लांटी, मीन्स द यू कैन से द ऑटोट्रोपिक और फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स, और जिसमें ऑल प्लांट्स आ गए, एंड द सेकंड वन वाज किंगडम एनिमिलिया, जिसमें एनिमल्स आ गए। तो इस किंगडम की प्रॉब्लम ये थी 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की, कि इसमें प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को इकट्ठा रख दिया गया, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर को भी इकट्ठा रखा, और साथ में ही फोटोसिंथेटिक जैसे शैवाल होता है, एल्गी होती है, उनको रख दिया फंजाई के साथ, जो फोटोसिंथेसिस क्या करते थे, वो लैग करते थे। और कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी आए जो किसी भी कैटेगरी में फिट नहीं हुए, ना तो प्लांट्स में फिट हुए, ना वो एनिमलिया में फिट हुए। तो इसलिए जरूरत पड़ी कि धीरे धीरे इस सिस्टम में चेंज की जाए, इसमें कुछ ना कुछ प्रोग्रेस की जाए। और इसके बाद जो नया सिस्टम आया, दैट इज 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। जो 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था वो किसने दिया? वो दिया R.H. व्हिटेकर ने। R.H. व्हिटेकर ने क्या किया, सभी ऑर्गेनिजम्स को 2 के बजाय 5 किंगडम में क्लासिफाई किया। और ये जो 5 किंगडम थे, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमिलिया। आप देखते हैं कि जब भी
हमारे पास क्लासिफिकेशन हुई तो दो किंगडम स्टार्टिंग से एंड तक रहे, वो थे एक एनिमल किंगडम और दूसरा प्लांट किंगडम, मतलब किंगडम प्लेंटी एंड किंगडम एनिमिलिया हर क्लासिफिकेशन में आपको नजर आएंगे। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। किसने दिया ये आपको पता लग गया कि वही टेकर ने दिया, इसमें क्या क्राइटेरिया लिया उसको हम डिस्कस करेंगे, और है क्या बेसिकली दिस 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, उसको हम स्टडी करने जा रहे हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।